हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की हमारी क्लास सीटेट पेपर 2 की साइंस की प्रैक्टिस सेट की 10वीं क्लास है। आज की इस क्लास में हम सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए हर एक प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर डालता है, फिर उसके बाद लाल लिटमस पेपर पर डालता है और वह यह परीक्षण करेगा कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। नीले लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, देखने के लिए ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, ऐसा लगेगा बहुत टफ होगा, लेकिन अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं, इसमें आपको दो ही चीजें याद रखनी है बस। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या दिया है कि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद डालता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। अब ये क्या है? ये एक प्रकार का क्षार है। तो क्षार जो है ये लिटमस पेपर के साथ क्या पहचान देता है? क्षार को जब हम लिटमस पेपर में डालते हैं, तो जब हम इसको नीले लिटमस पेपर में डालते हैं तो ये नीले लिटमस पेपर के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं करता, यानी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। लेकिन अगर इसको हम लाल लिटमस पेपर पे डालते हैं तो लाल को ये किस रंग में बदल देता है? नीले रंग में बदल देता है। ये क्षार की पहचान है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट काम अम्ल करता है। जो एसिड होता है, एसिड को अगर हम नीले पेपर में डालते हैं, नीले लिटमस पेपर में डालते हैं, तो ये नीले को क्या करेगा? लाल में बदल देगा। लेकिन अगर इसको हम लाल पेपर में डालते हैं तो लाल पेपर के साथ ये कोई भी प्रतिक्रिया शो नहीं करेगा। तो ये अम्ल और क्षार की पहचान होती है। अब यहाँ पे जो छात्र है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन का उपयोग कर रहा, यानी क्षार का उपयोग कर रहा। तो क्षार को जब नीले लिटमस पेपर पे डालेगा तो यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन जब लाल लिटमस पेपर पे डालेगा तो लाल लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाएगा? नीले रंग में बदल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और ये आंसर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया है कि नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लाल लिटमस पेपर किस कलर का हो जाता है? नीले कलर का हो जाता है। यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे। एक तो आप ये हटा दीजिए, रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि लिटमस पेपर अगर अम्ल और क्षार से क्रिया कर रहा तो यहाँ पे रंगहीन तो होता ही नहीं, या तो नीले में बदलेगा या तो लाल में बदलेगा। तो ये पहले हटा देना है। लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। लाल में परिवर्तन होता है। ये लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अम्ल शो करता है। ये अम्ल व्यवहार शो करता है लिटमस पेपर के साथ। ये क्षार की विशेषता नहीं है। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। तो नीला लाल कब होता है? जब हम अम्ल डालते हैं, क्षार नहीं। तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। अगला प्रश्न है, मृदा ए की निम्न जलवहन क्षमता है और उच्च अंतःस्रावण दर है। इस मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर कम है। ठीक है, मृदा बी है, इसकी जलवहन क्षमता उच्च है, अंतःस्रावण दर निम्न है और इसकी जैविक पदार्थ की जो मात्रा है ये भी क्या है? अधिक है। सी जो मृदा है, इसकी जलवहन क्षमता, अंतःस्रावण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा, तीनों चीजें क्या है? मध्यम है। यहाँ पे ABC मृदा की पहचान करनी है। सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए रेत है, बी गाद है, सी चिकनी मृदा है। ए रेत है, बी चिकनी मिट्टी है, सी गाद है। ए चिकनी मिट्टी है, बी गाद है, सी रेत है, या ए चिकनी मिट्टी है, बी रेत है, सी गाद है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। जल वहन क्षमता, जल वहन क्षमता क्या होती है, और एक अंतःस्रावण दर क्या होता है। अंतःस्रावण दर का मतलब क्या होता है? तो जल वहन क्षमता का मतलब है कि कोई मिट्टी कितना पानी को रोक कर अपने अंदर रख सकती है। तो ये क्या कहलाएगी? जल वहन क्षमता, यानी कोई मिट्टी कितना पानी को रोक कर रखेगी, तो ये जल वहन क्षमता कहलाएगी। और अंतःस्रावण दर क्या होती है कि अगर सतह पर पानी पड़ा तो सतह पर पानी पड़ते ही ये कितना जल्दी ये मिट्टी पानी को सोख लेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावण दर। या कितनी तेजी से ये पानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा, ये क्या कहलाता है? अंतःस्रावण दर। अब इन्हीं दो के आधार पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम जो मिट्टी के कण है ना, कणों के साइज के आधार पे देखेंगे। तो सबसे हम पहले देखते हैं जो मिट्टी के कण बड़े बड़े कण हो, जिस मिट्टी के बड़े बड़े कण हो। तो अगर
अगर मिट्टी के बड़े बड़े कण हैं तो इनके बीच का जो खाली स्थान होगा, खाली स्थान भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। खाली स्थान कैसा होगा, ज़्यादा। जब खाली स्थान ज़्यादा होगा तो ये जल वहन क्षमता क्या होगी, यहाँ पे जल वहन क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। कम होगी कि नहीं होगी, और यही ए में दिया है कि निम्न जल वहन क्षमता है, यानी ये अपने अंदर पानी को कम से कम रोक पाएगी, लेकिन जल वहन क्षमता कम होगी, लेकिन जो अंतःस्रावण दर होती है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अधिक हो जाएगी। तो ये मिट्टी कैसी मिट्टी कहलाएगी, रेतीली मिट्टी कहलाएगी। ये किसके गुण होंगे, रेतीली मिट्टी की, यानी जो जिसके बीच में खाली स्थान ज़्यादा हो, उसके कण बड़े बड़े हों, जल वहन क्षमता कम हो और अंतःस्रावण दर अधिक हो, वो मिट्टी क्या होगी, रेतीली मिट्टी हो जाएगी। और ये ए का लक्षण दिया है, ये किसका लक्षण दिया है, ए का लक्षण। दूसरा हम आते हैं जिसके कण कैसे हो, बहुत छोटे कण हो, बहुत छोटे कण हो या बहुत महीन कण हो। अगर महीन कण है तो कण पास पास होंगे, कण पास पास होंगे तो इनकी जो जल वहन क्षमता होगी, जल वहन क्षमता सबसे अधिक होगी। जल वहन क्षमता क्या होगी, अधिक, यानी ये अधिक पानी को रोक कर रखेगा। कण पास पास है तो पानी को वापस ज़्यादा नहीं जाने नहीं देगा। लेकिन जो अंतःस्रावण दर होती है, अंतःस्रावण दर इसकी क्या होगी, कम, क्योंकि ये सतह के पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और ये मिट्टी कैसी मिट्टी कहलाएगी, चिकनी मिट्टी। यानी जो बी लक्षण दिया है वो किसका दिया है, चिकनी मिट्टी के लक्षण दिया है। सी में आते हैं, सी के क्या है, मध्यम आकार के कण। तो मध्यम आकार के जो कण होते हैं वो किसमें होते हैं, गाद में होते हैं। गाद के कण ना बहुत महीन होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। इनमें पानी भी अंदर प्रवेश करता है तो एक मीडियम नॉर्मल रेंज में प्रवेश करता है, और इनमें जैविक पदार्थ की मात्रा भी मध्यम होती है। तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या आ जाएगा, गाद। यानी ए की जगह पे रेत आ जाएगा, बी की जगह पे चिकनी मिट्टी आ जाएगा, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा, गाद आ जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया। पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, तने पर एक मोटी परत होती है, जड़ें सतह के समीप होती हैं। यहाँ पे कूट दिया है ए बी सी, बी सी डी या ए सी डी या ए बी डी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया है जो कैक्टस होते हैं ये रेगिस्तानी परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या क्या अनुकूलन अपनाते हैं। तो सबसे पहला इनका अनुकूलन होता है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं वो कांटेनुमा बन जाती हैं, जिससे जो पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन होता है ना, तो बाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो सके, सबसे कम हो सके, यानी पानी ज़्यादा बाष्प के रूप में न बदल सके। दूसरा क्या होता है, इनका तना रसदार होता है, और तना रसदार होने के साथ साथ ये हरा होता है। तो हरे होने की वजह से यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, यानी ये पत्ती का काम भी करता है। तने पर एक मोटी परत पाई जाती है, इसको हम मोमी परत बोलते हैं। मोम की एक परत पाई जाती है जो कि जल की हानि को रोकती है। क्या करती है, जल के हानि को रोकने का काम करती है। ठीक है, जड़ें सतह के समीप होती हैं। देखिए ये भी कैक्टस का ये एक अनुकूलन ही है कि जो जड़ें होती हैं वो सतह के समीप होती हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन भी, यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो जड़ें हैं कैक्टस की सतह के समीप क्षैतिज रूप से ज़्यादा फैली होती हैं, ऐसे अगल बगल ज़्यादा फैली होती हैं। अगल बगल फैले होने की वजह ये होती है ताकि थोड़ा सा पानी, अगर वर्षा का पानी सतह पर गिरता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए बी सी डी चारों ऑप्शन में नहीं दिया है। इसीलिए अगर मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा तो किसको माना जाएगा, ए को, बी को और सी को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी सही है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यही आंसर यहाँ पे माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि ताजमहल पीला एवं मलिन हो रहा है, किसके कारण, यमुना नदी में बाढ़ के कारण, उच्च तापक्रम के कारण, संगमरमर के विघटन के कारण, या मथुरा के तेल शोधक कारखानों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा। मथुरा के तेल शोधक कारखानों से जो निकलने वाली प्रदूषक वायु है उसके कारण जो संगमरमर है, संगमरमर में क्या हो रहा है, उसका कलर पीला पड़ रहा है या उसका क्षरण हो रहा है। देखिए जो प्रदूषक होते हैं ये प्रदूषक करते क्या हैं, तो ये प्रदूषक अम्लीय वर्षा कराने का कारण होते हैं। क्या करते हैं, ये प्रदूषक अम्लीय वर्षा कराने का कारण होते हैं। अब जब अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा के कारण जो संगमरमर है इसका कलर भी पीला पड़ता है और इसका क्षरण भी होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको आपको अरेंज करना है कि उपरोक्त कथनों में से दी गई प्रक्रियाओं का सही क्रम। यहाँ पे आपको सही क्रम बताना है कि पहले दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, ऐसे कौन सा यहाँ पे क्रम आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को काट देते हैं और प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रश्न ही पूरा यही बताएगा क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, उत्सर्जन तंत्र के विषय में सही क्रम बताना है। पहला है, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में
में पृथक हो जाते हैं, या पहले ही मूत्र को पृथक कर लिया जाता है। दूसरा है मूत्राशय में संचित मूत्र मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा है से होकर बाहर निकल जाता है। मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। उपयोगी पदार्थ को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। या पांचवा है उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। इन स्टेटमेंट को आपको अरेंज करना है कि सही प्रोसेस क्या है मूत्र निर्माण की। ठीक है, यहाँ पे मूत्र निर्माण की सही प्रोसेस यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उपयोगी पदार्थ वाला, कैसा, उपयोगी प्लस हानिकारक, क्या होगा, प्लस हानिकारक। उपयोगी और हानिकारक दोनों तरीके के पदार्थ वाला जो रक्त होता है, रक्त कहाँ जाता है, रक्त जाता है वृक्क के पास। कहाँ जाता है, वृक्क यानी किडनी के पास जाता है, फिल्ट्रेट होने के लिए, निस्यंदन होने के लिए। उसके बाद क्या होगा, निस्यंदन होगा। निस्यंदन के बाद जो उपयोगी पदार्थ होंगे, उपयोगी पदार्थ को कहाँ भेज दिया जाएगा, उपयोगी पदार्थ को भेज दिया जाएगा रक्त के साथ, कि भाई तुम रक्त के साथ चले जाओ शरीर में। यानी उपयोगी पदार्थ जितने होते हैं निस्यंदन की प्रक्रिया के स्वरूप में वह रक्त द्वारा पुनः अवशोषित या रक्त में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है, अपशिष्ट का क्या किया जाता है, अब जो अपशिष्ट बचा, जो बॉडी वेस्ट बचा, उस वेस्ट को क्या करते हैं, तो इसी पदार्थ को मूत्र के रूप में अलग किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, मूत्र के रूप में अलग किया जाएगा। अब मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ तो अलग हो गया, लेकिन ये मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ जो अलग है ये रहेगा कहाँ पे, तो ये मूत्र जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किडनी पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, यहाँ से मूत्र वाहिनी कनेक्ट होती है और यहाँ पे क्या होता है, मूत्राशय होता है। तो ये मूत्र जाएगा मूत्र वाहिनी के थ्रू, कहाँ जाएगा, मूत्राशय में। कहाँ पे जाएगा, मूत्राशय में, यानी यूरेटर में जाएगा। फिर मूत्र मार्ग के सहायता से ये बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरी क्या होती है, मूत्र निर्माण की पूरी प्रोसेस होती है। इसमें सबसे पहले उपयोगी और हानिकारक पदार्थ किडनी के पास जाते हैं। तो किडनी के पास का पदार्थ कहाँ पे गए हैं, स्टेटमेंट नंबर 5 में। यहाँ पे देखिए उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुँचता है। तो पहले पे क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। फिर उसके बाद उपयोगी पदार्थ को हम रक्त में फिर से अवशोषित कराएंगे, तो चौथे नंबर वाला ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उपयोगी पदार्थ को रुधिर में पुनः से अवशोषित कर लिया जाता है। फिर उपयोगी पदार्थ रुधिर में अवशोषित होने के बाद बचता क्या है, अपशिष्ट। तो अपशिष्ट किस में दिया है, ऑप्शन यानी स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया है। तो ये कहां पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर में आ जाएगा कि जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। अब मूत्र के रूप में पृथक कर लिया गया तो फिर उसको कहां तक लाया जाएगा, मूत्राशय तक यात्रा कराई जाएगी। तो मूत्राशय तक यात्रा किस में हो रही है, स्टेटमेंट नंबर 2 में हो रही, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। फिर 5वें नंबर में मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा मूत्राशय में, और मूत्राशय से कहां चला जाएगा, मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो कुल मिला के जो 5वां है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले 5वां आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा पहला, पहले के बाद आएगा तीसरा, यहाँ पे तीसरा पहले आएगा, सॉरी ये चौथे नंबर पे आएगा और ये 5वें नंबर पे आएगा। फिर आएगा तीसरा, तीसरे नंबर के बाद आएगा सेकंड। ठीक है, पहले मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग का जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा हुआ है उससे होकर बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकलने की क्रिया सबसे लास्ट में होती है, इसलिए ये 5वें नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर, यानी 5 4 1 3 2 ये क्या हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। अब 5 4 1 3 2 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग के शारीरिक लक्षण होते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर, बच्चों में मानसिक विकलांगता, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, 2 व 3 दोनों। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यह आपको बताना है कि घेंघा रोग या फिर ग्वाइटर रोग होता क्या है। तो ग्वाइटर रोग में जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। और ये मेनली होती किसके कारण है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है, आयोडीन लवण के कमी के कारण होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि हार्मोन का निर्माण अच्छे से नहीं कर पाती है और निर्माण प्रभावित होने की वजह से जो थायराइड ग्रंथि है इसमें सूजन आ जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग के शारीरिक लक्षण होते हैं, शारीरिक लक्षण क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए जो घेंघा रोग है, घेंघा रोग में आयोडीन की कमी के कारण जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से, यानी बच्चा जो है वो मानसिक रूप से भी विकलांग होता है। लेकिन यहाँ पे शारीरिक लक्षण पूछा है, तो शारीरिक लक्षण जो कि दिखता है और दिखने में क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि में का फूल आना, यानी जो थायराइड ग्रंथि गर्दन में प्रेजेंट होती है उसमें सूजन आ जाता है और ये हमको दिखता है, तो यही क्या कहलाएगा, शारीरिक लक्षण कहलाएगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अभिकथन है, परश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अपश्रव्य है। कारण है, मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पे कूट दिया है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए और आर दोनों सही नहीं है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बेसिकली आपको अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि के बारे की रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं अपश्रव्य ध्वनि के बारे में। जो अपश्रव्य ध्वनि होती है इसकी रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब 20 हर्ट्ज से कम होती है तो मनुष्य द्वारा ये ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। दूसरी है कौन सी, श्रव्य ध्वनि। दूसरी ध्वनि कौन सी है, श्रव्य ध्वनि। जो श्रव्य ध्वनि है इसकी रेंज 20 हर्ट्ज से लेके कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और ये ध्वनि जो है ये ऑडिबल ध्वनि होती है, यानी मनुष्य के द्वारा ये ध्वनि आसानी से सुनी जा सकती है। तीसरा आती है पराश्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। जो पराश्रव्य ध्वनि होती है इसकी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता। कुछ जो जंतु हैं जैसे मनुष्य, चमगादड़, चमगादड़, कुत्ते, मनुष्य नहीं, मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है। कुछ जंतु हैं जैसे चमगादड़ हैं और कुत्ते हैं, डॉल्फिन हैं, ये इनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है रेंज अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की। अब यहाँ पे कथन दिया है कि पराश्रव्य ध्वनि मनुष्य के लिए अपश्रव्य है, तो बिल्कुल करेक्ट है। पराश्रव्य ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता तो ये मनुष्य के लिए अश्रव्य है। ठीक है, अब यहाँ पे कारण दिया है कि मानव कान की जो श्रवण सीमा होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये श्रव्य यानी जो ऑडिबल साउंड होती है उसकी रेंज यहाँ पे दी रखी है। तो यानी ए भी सही है, आर भी सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों को जुकाम और खांसी हो जाता है। ये रोग फैलते हैं कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या फिर प्रोटोजोअन्स के द्वारा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको बताना है। कुल मिला के सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि सर्दी के मौसम में जो छोटे बच्चों को जुकाम होता है वो किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है और ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी ड्रॉप के माध्यम से, छींक खांसी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब वायरस के कारण कुछ और प्रमुख रोग हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे कि खसरा। जो खसरा होता है, खसरा किसके कारण होता है, खसरे के वायरस के कारण ही होता है, ये खसरा वायरस के कारण होता है। पोलियो जो होता है, पोलियो भी पोलियो वायरस के कारण होता है, कोई अलग सा वायरस नहीं होता है, पोलियो वायरस के कारण ही होता है। जो डेंगू है, डेंगू भी डेंगू वायरस के कारण होता है। उसके अलावा है रेबीज, रेबीज भी वायरस के कारण होने वाला रोग है और ये रेबडो वायरस के कारण या रेबीज वायरस के कारण होता है। अगला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, तो चिकन पॉक्स जो होता है ये वारिसेला जोस्टर के कारण होता है। किसके कारण होता है, वारिसेला जोस्टर के कारण ये होने वाला एक रोग है। हेपेटाइटिस जो बी है, हेपेटाइटिस बी भी किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। और एक है एड्स। एड्स किसके कारण होता है, तो ये HIV वायरस के कारण होने वाला एक प्रमुख रोग है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगला प्रश्न है, आपको एक अवतल और एक अवतल लेंस, यहाँ पे एक आपको अवतल दर्पण दिया है, एक अवतल लेंस दिया है और एक उत्तल दर्पण दिया है और एक उत्तल लेंस दिया है। किसी बिंब की विपरीत, विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा, विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस का, यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण अवतल लेंस का या अवतल दर्पण उत्तल लेंस का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना है कि उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टे प्रतिबिंब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो उल्टे प्रतिबिंब का निर्माण हमने पढ़ा था, एक तो अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है और अवतल दर्पण जैसा प्रतिबिंब बनाता है सेम टू सेम उत्तल लेंस उसी तरह प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में। तो ये एक है अवतल दर्पण जिसमें बाहर की तरफ पेंट किया गया है। ठीक है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, पोल होता है। मैं ये आपको कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको एक बार रिपीट कराए दे रही। यहाँ पे हम जो गोल सा बनाएंगे ये किसके लिए होगा, वस्तु के लिए होगा और जो चौकोर बनाएंगे ये किसके लिए रहेगा, इमेज के लिए रहेगा। ठीक है, ये दो ट्रिक हम यूज करने वाले हैं। तो अब हम वस्तु को रखते हैं अनंत पे। पहली वस्तु को हमने अनंत पे रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे फोकस पे। हम यहाँ पे वस्तु को रखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगे की तरफ हम वस्तु बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब इधर से अनंत की ओर जाती जाएगी और प्रतिबिंब जितना दर्पण के पास होगी उतनी ही छोटी
छोटी होगी। दूसरे वस्तु को हम रखें इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो दूसरा जो प्रतिबिंब बना कहाँ पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तीसरे वस्तु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखें तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप खिसक जाएगी, कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पे ही बनेगी। चौथा हम वस्तु को रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो जो चौथी प्रतिबिंब बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के पास बन जाएगी। और पांचवें वस्तु को हम रखें कहाँ पे, फोकस पे, तो जो पांचवा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। अब यहाँ पे देखिए जो एक नंबर पे जो फोकस पे प्रतिबिंब बनी है, ये प्रतिबिंब सबसे छोटी होगी। दूसरे नंबर पे जो प्रतिबिंब बनी है ये छोटी तो होगी लेकिन सबसे छोटी नहीं होगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रतिबिंब बनी है ये वस्तु के बराबर होगी, क्योंकि वस्तु भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे और प्रतिबिंब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, तो वस्तु के बराबर होगी। थर्ड नंबर की प्रतिबिंब, चौथे नंबर की प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी होगी लेकिन सबसे बड़ी नहीं होगी। पांचवें नंबर की जो प्रतिबिंब बनेगी ये सबसे बड़ी होगी। कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी। और ये जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे ना, सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और उल्टा होंगे। और सेम यही जो प्रतिबिंब निर्माण करने की प्रक्रिया है कौन फॉलो करता है, उत्तल लेंस फॉलो करता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो होते हैं ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, जल में खुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। अनलोडिंग, अलवणीकरण, लोडिंग या फिर आसवन। जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए जो अनलोडिंग होता है ये कोई जल को पृथक करने का कोई ये प्रक्रिया नहीं होती है। अलवणीकरण क्या होता है, जो खारा पानी होता है ना, खारे पानी को प्योर करना, उस जो समुद्री पानी होता है समुद्री पानी को मीठे पानी में या पीने योग्य पानी में बदलना क्या कहलाता है, ये कहलाता है अलवणीकरण। लोडिंग क्या होता है, जो निलंबित अशुद्धियां होती हैं, निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, लोडिंग कहलाती है। इसमें जो बारीक अशुद्धियां होती हैं उसमें फिटकरी मिलाकर उनको भारी किया जाता है, फिर भारी करने के बाद ये अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं, फिर पानी को, अच्छे पानी को अलग कर लिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा। बाकी आसवन क्या है, भाप बना के, पानी को उबाल के भाप बना के जो पानी को शुद्ध किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आसवन या फिर डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा में छात्रों से प्रश्न करता है परमाणु संख्या क्या है। इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। या किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। बताइए इस प्रश्न को करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अध्यापक पूछता है कि परमाणु संख्या क्या है। तो देखिए परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या को हम जेड से लिखते हैं। जो परमाणु संख्या होती है ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन क्या होता है, तो परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या भी क्या होगी, 1 होगी। और कार्बन, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं तो परमाणु संख्या यानी जेड की संख्या भी कितनी होगी, यहाँ पे 6 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब प्रोटॉन संख्या बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे परमाणु उदासीन होना चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन यानी जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दान किया है या लिया है, ये कंडीशन अलग होती है। बाकी प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिल गए तो ये क्या बनाएंगे, द्रव्यमान संख्या बनाएंगे। द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम किसी का, यहाँ पे सोडियम का हम देखते हैं। सोडियम के हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे निकाल के देखते हैं। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है यानी जेड की वैल्यू कितनी दी है, 11। और द्रव्यमान संख्या की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 23। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो देखिए परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो यहाँ पे 23 माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकल के कितनी आ जाएगी, 12। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन कितना होता है, 12 होता है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है,
जब एक क्षण चुंबक को लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है? मुख्यतः मध्य भाग में, केवल मध्य भाग में, सभी जगह समान रूप से, या अधिकांश दोनों किनारे पे? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो चुंबक होता है ना, जो क्षण चुंबक होता है, क्षण चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है? ध्रुवों पे होता है। कहाँ पे होता है? पोल्स में या ध्रुव में सबसे अधिक होता है। अब पोल्स में चुंबकीय क्षमता सबसे अधिक होती है, चुंबकीय शक्ति अलग होती है, सबसे अधिक होती है, इसीलिए जो लोहे का बुरादा है सबसे ज़्यादा कहाँ पे चिपकेगा? तो अधिकांशतः दोनों सिरे पे चिपकेगा। जबकि जो मध्य वाला भाग होता है ना, मध्य वाले भाग में चुंबकीय जो शक्ति होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है, मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर की ओर जाती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु बाहर आती है, पसलियां बाहर जाती हैं तथा डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर की ओर आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर की ओर आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अंतः श्वसन के बारे में पूछा है। किसके बारे में? अंतः श्वसन के बारे में। में। अब अंतः श्वसन क्या होता है? अंतः श्वसन में जो वायु होती है, वायु को अंदर लिया जाता है। जब वायु अंदर लिया जाता है तो पसलियां जो होती हैं, रिब्स होते हैं, रिब्स क्या करती हैं? बाहर की ओर जाती हैं। रिब्स बाहर की ओर फूलती हैं या फैलती हैं। और जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम नीचे चला जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा वायु अंदर ली जा सके। यानी जो छाती की गुहा होती है उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है? वायु बाहर छोड़ी जाती है। यहाँ पे वायु जो होती है ये बाहर की ओर छोड़ी जाती है। वायु बाहर छोड़ी जाती है तो जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ कहाँ चली जाती हैं? अंदर चली जाती हैं। और जो डायाफ्राम होता है ना, डायाफ्राम भी कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। और जो आयतन होता है वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन यहाँ पे अंतः श्वसन पूछा है तो यहाँ पे वायु अंदर ली जाएगी, पसलियाँ बाहर जाएंगी और डायफ्राम कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और जो छाती की गुहा है इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थों को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम आपको बताना है। घड़ियाल है, ऑक्टोपस है, कछुआ है या फिर स्टार फिश है? बताइए इस जंतु का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो स्टार फिश होती है, जिसको तारामीन भी बोलते हैं, ये जितनी भी मोलस्कस जीव होते हैं, मोलस्कस जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सीप है, कौन सा सीप है? घोंघे। अब इसको खाने का काम करती है। घोंघे को खाती तो है लेकिन कैसे खाती है? इनके ऊपर एक परत जमा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत। तो पहले ये कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत को खोलती है। खोलने के बाद जो अंदर का नरम भाग होता है, ये नरम भाग को खाती है। खाने के लिए क्या करती है? या अपने आमाशय को, स्टार फिश अपने स्टमक को या फिर आमाशय को क्या करती है? शरीर से बाहर निकालती है और शरीर से बाहर निकाल के ये भोजन का पाचन शुरू करती है और पाचन के बाद फिर वापस से ये आमाशय को अपने शरीर के अंदर ले जाती है। तो ये क्रिया कौन करती है? स्टार फिश करती है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन घी बनाने की निम्न चरण निहित है। दूध पाश्चुरितकृत किया जाता है, फिर दूध का दही जमाया जाता है, दही को अपकेंद्र में विलो कर मक्खन अलग किया जाता है, मक्खन को गर्म कर स्वच्छ मक्खन घी प्राप्त किया जाता है, फिर छान कर उसको पैक किया जाता है। कुल मिला के ये दूध से जो घी बनाने की पूरी यहाँ पे प्रोसेस दी है। अब यहाँ पे प्रोसेस पे पूछा है कि इनमें कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि पहले दूध को क्या किया जाता है? पॉस्चरीकृत किया जाता है, यानी उसको गर्म किया जाता है। अब दूध को गर्म करना, ये तो अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ये तो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। लेकिन आपके एग्जाम में इसको रासायनिक परिवर्तन माना है। इसको कौन सा चेंज माना है? इसको केमिकल चेंज माना है। और केमिकल चेंज मानने के पीछे ये है कि दूध को जब गर्म किया जाता है ना, तो उसके कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें बदलाव आता है, इसीलिए इसको रासायनिक परिवर्तन में रखा गया। तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। फिर आ जाता है दूध को दही जमाया जाता है। तो दूध से दही बनना, इसमें नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ बनने की वजह से ये किस में आ जाएगा? केमिकल चेंज में आ जाएगा। दही को अपकेंद्र से विलोकर मक्खन अलग किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ मक्खन को अलग किया
जाता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ये भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। फिर मक्खन को गर्म करके उसके जल जो उसका पानी होता है, पानी और अन्य पदार्थ को अलग किया जाता है, इसीलिए ये भी भौतिक परिवर्तन में आएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। फिर छान के पैक करना भी किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। यानी कुल मिला के जो CDE है, CDE किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। A और B किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो CDE भौतिक परिवर्तन और A और B रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक उपवास के समय सर्वप्रथम होता है, पहले वसा प्रयोग होगी, उसके बाद लीवर एवं मांसपेशियों से कार्बोहाइड्रेट और अंत में प्रोटीन। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा और अंत में प्रोटीन। सर्वप्रथम लिपिड, उसके बाद प्रोटीन और अंत में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम लंबे समय तक उपवास रहते हैं, फास्टिंग की कंडीशन में, पहले किसका उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम व्रत रहते हैं ना, तो व्रत में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से बदल के जो ग्लाइकोजन जमा रहता है हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है, ग्लाइकोजन का उपयोग किया जाता है। ग्लाइकोजन का उपयोग जब खत्म हो जाता है, यानी ये जब पूरी तरीके से उपयोग कर ली जाते हैं, तो उसके बाद आते हैं फैट में, यानी वसा का उपयोग किया जाता है। वसा उपयोग होने के बाद जब वसा से शरीर को ऊर्जा मिलनी समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद लास्ट में आते हैं मांसपेशियों में। मांसपेशियों मतलब कि उसके बाद प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो प्रोटीन के उपयोग एक सीवियर कंडीशन है, यहाँ पे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है प्रोटीन उपयोग होते समय, क्योंकि प्रोटीन का उपयोग सबसे लास्ट में किया जाता है। पहले कार्बोहाइड्रेट पूरा उपयोग कर लिया जाएगा, फिर जाके वसा का उपयोग किया जाएगा, लास्ट में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे दिया है, ये सीक्वेंस दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड में, कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद वसा, फिर अंत में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कच्चे खाद्य पदार्थ में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तनु आयोडीन विलयन से, तनु HCl विलयन से, तनु NaOH विलयन से, या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको बताना है। कच्चे खाद्य पदार्थ में स्टार्च का परीक्षण हम कैसे करते हैं। तो इससे प्रश्न हमने कल भी पढ़ा था कि स्टार्च का परीक्षण हम कैसे करते हैं। स्टार्च का परीक्षण करने के लिए हम उसमें तनु आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, तनु आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। अगर उसमें स्टार्च मौजूद है, यानी किसी खाद्य पदार्थ में हम तनु आयोडीन विलयन की कुछ यहाँ पे ड्रॉप डालेंगे। ड्रॉप डालने के बाद अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा। अगर नीला काला कलर हो रहा मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, नहीं तो स्टार्च एब्सेंट है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में लगी आग को किस प्रकार से बुझाते हैं। कंबल से ढककर, जल द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा, CCl4 द्वारा, या तेज हवा द्वारा। बताइए पेट्रोल से लगी आग को हम किस प्रकार से बुझाते हैं। तो पेट्रोल पानी से हल्का होता है। जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल किससे हल्का होता है, पानी से हल्का होता है। जब पेट्रोल पानी से हल्का होता है, तो इसको हम पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी में घुलता नहीं है, इसलिए पानी डालने पे पेट्रोल में आग फैल सकती है, बुझेगी नहीं। कंबल से ढकना, कंबल से ढक के हम छोटी मोटी आग को बुझाया जा सकता है, यानी छोटी अगर आग लगी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति यानी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो, ऐसे इसलिए हम कंबल से ढक देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को रोकने के लिए, यहाँ पे अगर पेट्रोल से आग लगी है तो ये भयंकर तौर पे आग लगती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रोकने के लिए कंबल पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए पेट्रोल से लगी आग को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 द्वारा क्या करते हैं, बुझाते हैं। यानी पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियों द्वारा जल के बाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। ध्रुवीकरण, निरार्द्रीकरण, बाष्पोत्सर्जन, या फिर बाष्पन। बताइए क्या कहलाती है। पौधों की पत्तियों से जो जल बाष्पित होता है, तो इसको हम बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन। जिसमें पत्तियों से जल बाष्प के रूप में निकलता है, इसको हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होती है हिंज संधि, धुराग्र संधि, ग्लाइडिंग संधि, या फिर सैंडल संधि। तो जो हिंज संधि होती है ना, ये दरवाजे की जैसी होती है। कैसी होती है, दरवाजे के जैसी होती है। ये सिर्फ एक ही दिशा में गति करती है। कैसे गति करती है, एक ही दिशा में गति करती है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कोहनी आ जाएगा। कोहनी और घुटने में कैसी संधि होती है, हिंज संधि होती है। दूसरा है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि यह एक हड्डी को दूसरे हड्डी के चारों ओर घुमाने का काम करती है। तो ये किस में होती है, ये होती है गर्दन में। तीसरी है ग्लाइडिंग संधि। यहाँ पे
पे एक जो हड्डी है वो दूसरे हड्डी पे क्या होती है, फिसलती है। एक हड्डी दूसरे हड्डी पे फिसलने का काम करती है, तो ये क्या होती है, ग्लाइडिंग संधि कहलाती है। अब ग्लाइडिंग संधि कहाँ पे पाई जाती है, तो कलाई में पाई जाती है। कलाई के अलावा कहाँ पे पाई जाती है, टखने में पाई जाती है। चौथा है सैंडल संधि। जो सैंडल संधि होती है इसमें आगे पीछे गति होती है। कैसे होती है, आगे पीछे और अगल बगल गति होती है। आगे पीछे और यहाँ पे कैसी गति होती है, अगल और बगल गति होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है अंगूठा में। कहाँ पे देखने को मिलती है, अंगूठा में। तो यहाँ पे अंगूठा ही पूछा गया है कि अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें कौन सी संधि उपस्थित होती है, सैंडल संधि उपस्थित होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बहुत बार सीटेट एग्जाम में रिपीट हुए हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इससे रिलेट करके भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।